नमस्कार दोस्तों। एंड ऑफ रोड फॉर नीतीश कुमार। क्या ये नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का राजनीतिक यात्रा का अंत है? बिहार में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। आज पहला चरण है जिसमें 71 सीटों पर जनता वोट डालने जा रही है। ऐसे में मैंने अपनी बात जो कुछ दिनों पूर्व की थी, इज इट एंड फॉर नीतीश कुमार, इसकी दूसरी श्रृंखला में जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि नीतीश कुमार भले ही जोड़ तोड़ कर एक बार और बिहार की गद्दी पा जाएं, नीतीश कुमार जी का जो स्वप्न था भारत के प्रधानमंत्री पद को पाना, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आने वाले समय में नीतीश कुमार मात्र एक राज्य के शतरफ होकर रह जाएंगे और जहां तक और जिस प्रकार बिहार में इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का प्रचार चल रहा है, उससे तेजी से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बहुत संभावना है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री भी ना बन पाए। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि मुख्यमंत्री एनडीए का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हो। तेजस्वी यादव सुपुत्र श्री लालू प्रसाद यादव को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने बिहार की राजनीति का इस बार के चुनावों का नैरेटिव बदल डाला है। मुद्दा सुशासन से हटकर नौकरियों पर आ गया है और तेजस्वी यादव को अबोध बालक मानने वाले शायद चकित रह गए होंगे कि किस प्रकार उन्होंने और उनके रणनीतिकारों ने नौकरी और स्वरोजगार या नौकरी और रोजगार में भी डिफरेंशिएशन कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन तेजस्वी कहते हैं रोजगार तो पकौड़ी तलना भी है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं गाय भैंस चराना भी रोजगार है, और मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में आकर चौकीदारी करना, वेटर बनना इत्यादि सब रोजगार में है। तेजस्वी जोर देकर कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुसार यदि उनकी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया रोजगार को नौकरियों से। और निश्चित तौर पर बिहार में उनके इस ऐलान का स्वागत किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव को देखने के लिए हुजूम उमड़ रहा है। युवा वर्ग में उनके लिए बड़ी तेजी देखी जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की रैलियों में उनके विरोध में नारे लग रहे हैं और नीतीश कुमार इससे स्पष्ट विचलित होते नजर आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक रैली में जब नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगे तो उन्होंने मंच से कह डाला, इतने वरिष्ठ और शातिर राजनीतिज्ञ होने के बावजूद आपा खोलते हुए कह डाला कि जिन्होंने वोट नहीं देना है वो वोट ना दे, लेकिन मेरी रैली से चले जाएं। कल उन्होंने एक और बात कही कि 9 बच्चों पैदा करने वालों को क्या बिहार की जनता सत्ता सौंपेगी। उनका इशारा लालू यादव की तरफ था। तो तेजस्वी यादव ने उसका पलटवार करते हुए फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार टायर्ड भी हैं और इनकैपेबल भी हैं, वे थक भी चुके हैं और बिहार को अब चलाने लायक नहीं रह गए। बिहार की राजनीति में और विशेष रूप से इन चुनावों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जो अब हम अभ्यस्त भी हो चुके हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभाओं के हों, दिनों दिन राजनीति और राजनेता रसातल की ओर जाते हुए हम देखते आने के आदी हो चुके हैं। कल एक वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया, कहाँ से आया, मगर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद एक रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वे अपने जो रिकॉर्डिंग शूट कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि मुझे बालों का एंगल समझाओ, मुझे
मैं डायलॉग बोलूँगा कि किस चीज़ से जनता ज़्यादा प्रभावित होगी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उनकी मौत को कैपिटलाइज करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि यह वीडियो डॉक्टर्ड है, इस वीडियो को छेड़छाड़ करके बनाया गया है। बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है, क्योंकि पासवान जी की मृत्यु के बाद चिराग पासवान ने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली थी और बाल भी मुड़ा लिए थे संस्कार इत्यादि के लिए। तो ऐसे में उनका जो वीडियो है वो बड़ा स्टाइलिश है, दाढ़ी और बालों के साथ है। प्रश्न ये है कि यदि ये वीडियो सही है तो भी यह राजनीति में आए पतन को दर्शाता है, और यदि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, चिराग पासवान जैसा इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोगों ने जारी किया है, तो ये भारी गिरावट और भारी शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है। बहरहाल पहले चरण के चुनाव 71 सीटें दांव पर हैं, और इन चुनावों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों देखने को मिल रही है। सारे समीकरण बदल दिए गए हैं, बदले जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अपने को अधिक से अधिक सीट दिलाना तो है, लेकिन इस बार वो नीतीश कुमार के सुशासन के नाम पर या नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर ही अपनी पूरी कैंपेनिंग को केंद्रित किए हुए है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री भी जो 13 रैलियां करने वाले हैं, जिनमें से एक वो कर चुके हैं, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट करके वंशवाद और भ्रष्टाचार की बात की है। उन्होंने अपने नाम पर या अपनी सरकार, केंद्र सरकार के नाम पर वोट नहीं मांगा है। इसका अर्थ ये कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि नीतीश कुमार के 15 बरस के शासन, जिनमें से 11 बरस वो उनके साथ सत्ता में थी, उसकी अच्छाइयों या उसकी कमियों पर ही वोट मांगा जाएगा या वोट दिया जाएगा। राज्य की लड़ाई है, और यदि वोट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका ठीकरा नीतीश कुमार के सर पर फोड़ के एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी से बाहर आ जाएगी। विश्वस्त सहयोगी नहीं, मगर पुराने सहयोगी, क्योंकि विश्वसनीयता का नीतीश कुमार जी की राजनीति का से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बराबरी की सीटों में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा अधिक सीटों में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 11 सीटें उसने वीआईपी पार्टी को दे दी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है। मुकेश सहनी का कोई राजनीतिक आधार नहीं है, सिवाय इसके कि वो मल्लाह जाति से, निषाद जाति से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, पिछड़ों का और अति पिछड़ों का, उसमें डाका डालने की नीयत से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को प्रमोट कर रही है। उद्देश्य यह है कि नीतीश जी ने जो बिहार में मुसलमानों में बंटवारा करके मुसलमान और पसमंदा मुसलमान तैयार किए, बैकवर्ड्स में दलित के बाद अति दलित और महादलित की श्रेणियां बनाई, उस पर बीजेपी सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इतने रोचक चुनाव है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक भी आईं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजनीतिक धरातल पर रणक्षेत्र में जो दिख रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी बजरिए चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के जरिए नीतीश जी के कोर वोट बैंक को कम करने के पूरे प्रयास कर रही है। चलिए थोड़ा विस्तार से इस अजीबोगरीब चुनाव को समझने का प्रयास करते हैं। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर जात का है। देश की राजनीति में भी है, मगर बिहार उसमें अव्वल नंबर पर है। यहां चुनाव विकास के नाम पर भले ही लड़े जाते हों, वोट जात और धर्म के नाम पर ही पड़ते आए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है इस चुनावों में भी वोट जो है वो धर्म और जात के नाम पर ही पड़ेंगे। इन दोनों में, धर्म और जात में भी जात ज़्यादा बिहार के चुनावों में महत्वपूर्ण है। 4 वर्ण ब्राह्मण,
वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में यहाँ नहीं बटी है जाति, हिंदू जाति। यहाँ इसमें भी सब डिवीजन है। मुसलमान में भी केवल मुसलमान नहीं है, उसमें भी नीतीश बाबू ने सब डिवीजन कर दिए ताकि लालू यादव का जो माई समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, उसको ध्वस्त किया जा सके। जैसा मैंने कहा, उन्होंने मुसलमानों में भी अति पिछड़े मुसलमान, पसमंदा मुसलमानों की एक कैटेगरी बना दी। उसी प्रकार दलितों में भी महादलित, अति दलित बना दिए और सवर्णों में भी यही स्थिति पैदा कर दी है। लालू यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य की जमीन माई फैक्टर से शुरू की थी। माई फैक्टर में तलाशी थी मुस्लिम एंड यादव कॉम्बिनेशन या समीकरण बनाकर। कांग्रेस का मुख्य आधार 1990 तक कांग्रेस वहां सत्ता में थी। तब से आज तक 30 बरस बीत गए, कांग्रेस हाशिए में है बिहार में। उनका कांग्रेस का मुख्य आधार स्वर्ण जातियां थीं और तब से देश की नदियों में खासा पानी बह चुका है। सारी का सारा स्वर्ण वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो खिसक कर भाजपा के खेमे में जा चुका है। 1990 के बाद से बिहार में कांग्रेस को कभी सत्ता नहीं मिली। इस बार जरूर इस गठबंधन में वो सत्ता में है 2015 में से, लेकिन उसका कोर वोट बैंक बीजेपी के पास जा चुका है। दलित वोट बैंक, अति दलित, महादलित, मुस्लिम वोट बैंक, पिछड़ा मुसलमान, पसमंदा मुसलमानों में बढ़ चुका है। लालू यादव की सत्ता से त्रस्त, उनके जंगल राज से, जिसे जंगल राज कहा गया, उससे त्रस्त होकर लोगों को नीतीश कुमार में एक विकल्प नजर आया था। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे राज्य के, या दूसरी बार बने थे, पहली बार 2000 में उन्होंने कोशिश की थी, 7 दिन का मुख्यमंत्री रहकर उनको पद त्यागना पड़ा था। लेकिन 2005 में जब भाजपा की मदद से वो मुख्यमंत्री बने, बिहार के लोगों को बदलाव नजर आया था। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव था लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, अपराध की गतिविधियों में कमी आई, सड़कों के गड्ढे भरे जाने लगे, शहरों का सौंदर्यीकरण हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बिजली बिहार में कभी लालू यादव के समय में आती नहीं थी, वो बिजली आने लगी। लोगों को ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आया। यही कारण था कि अगले चुनावों में भी नीतीश कुमार को ही सत्ता मिली 2010 के चुनावों में। लेकिन अब क्या हो रहा है? बीजेपी के पास नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था। जात और पात के आधार पर जो वोट पड़ते हैं, उसमें नीतीश कुमार का सहारा भारतीय जनता पार्टी को तब तक चाहिए जब तक कि वो अपना वोट बैंक मजबूत ना कर ले। बिहार में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं रही, आजमा कर 2015 में देख चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार ने जब 2010 में नरेंद्र मोदी के पटना आने के दिन नरेंद्र मोदी का बहुत अपमान किया, आडवाणी जी और समस्त भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज को भी कैंसिल कर डाला। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सहती रही। स्पष्ट कारण है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये ऐसी मोहब्बत नहीं है कि आप उस किसी के लिए जान दे देंगे। ये वक्त की हालात की मजबूरी थी, जो भाजपा ने तब भी समझा था, आज भी समझ रही है कि नीतीश कुमार को तब तक सहना होगा जब तक कि भाजपा अपना वोट बैंक वहां पक्का नहीं कर ले। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में एक कदम, जैसा मैंने आपको बताया, बजरिए मुकेश साहनी, चिराग पासवान आगे बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा नेतृत्व, विशेष रूप से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह नीतीश कुमार के अवसरवादी चरित्र से भली भांति वाकिफ हैं। वो देख चुके हैं कि नीतीश जी कैसे पलटी मारते हैं। इसके बावजूद राज्य के स्वर्ण मतदाताओं से इतर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वो उन्हें तात्कालिक रूप से सहते आए हैं। लेकिन इन चुनावों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है एंटी इनकम्बेंसी वोट। 15 साल की नीतीश जी की जो यात्रा रही, उसमें अब उनसे जनता ऊबती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश जी टायर्ड हैं और इनकैपेबल हैं, थक गए हैं और अब बिहार को चलाने लायक नहीं रहे, जनता इस बात को हाथों हाथ ले रही है। जनता को तेजस्वी यादव पसंद आ रहे हैं, उनके कमिटमेंट्स
और उन्होंने जो नैरेटिव बदला रोजगार बनाम सरकारी नौकरी का, उसे बिहार का युवा वर्ग लपकते नजर आ रहा है। इन चुनावों में एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अनडिस्प्यूटेड लीडर लालू प्रसाद यादव हैं। मास में भी तेजस्वी यादव के बजाय जो कोर वोट बैंक है राजद का, मुस्लिम और यादव, उसमें आज भी लालू सबसे बड़ी पसंद हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ तेजस्वी को मैदान में उतारा है। इस बार लालू यादव पोस्टरों से गायब हैं। इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण, जो जंगल राज की छवि लालू यादव के साथ जुड़ गई थी, उससे पार्टी ने अपने को दूर करने का प्रयास किया है। लालू यादव के सुपुत्र के बड़ी बड़ी तस्वीरें सारे पोस्टर्स में हैं, लेकिन लालू यादव उन पोस्टरों से गायब है। बिहार में विकास एक बार फिर से विलुप्त प्रजाति बन चुका है। केंद्र सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार की तमाम नाकामियों के बावजूद, जो हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार नाकाम रही है अपने कमिटमेंट्स पूरा करने में, इसके बावजूद बिहार में मोदी से बैर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की इस बार खैर नजर नहीं आ रही है। आपको मैं समीकरण बताता हूं, आपको मैं जो अभी लेटेस्ट सर्वे आए हैं इन चुनावों से पहले, ओपिनियन पोल्स जो हुए, उनकी बात बताना चाहता हूं। देखिए, 6 ओपिनियन पोल आए हैं और इन सभी ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षणों में एक बात साफ झलक रही है कि सरकार भले ही एनडीए की बने, वोटरों का रुझान बड़ी तेजी से आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर खिसका है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए 360 डिग्री क्राउड विजडम के सर्वेक्षण को देखें तो लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी प्लस जेडीयू या एनडीए को गूगल सर्च में 61% मिला था, यानी कि 61% लोगों ने इनको सर्च किया था। ये एक नया स्ट्रेटेजी के तहत ये सर्वेक्षण किए गए हैं। आरजेडी गठबंधन को केवल 38% लोगों ने लोकसभा चुनावों में तलाशा था गूगल में। आज ही आंकड़ा एनडीए के पक्ष में 46% रह चुका है, यानी कि 15% घट गया है। तो आरजेडी और उसके साथी दलों के लिए ये 7% बढ़ के 45% आ गया है। यानी जो वोटर्स या जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल इंजन में, वो ज़्यादा आरजेडी या महागठबंधन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। अब यदि इसमें एलजेपी को जोड़ दिया जाए, जो कि जनता दल यू की मुखालफत कर रहा है, तो एलजेडी की जो 7% वोट हैं या उनको जो सर्च किया जा रहा है, वो भी जेडीयू के खिलाफ हैं और 55% पहुंच जा रहा है एंटी जेडीयू वोट। गौर कीजिएगा, नॉट एंटी बीजेपी वोट बट एंटी जेडीयू 55% में पहुंच जा रहे हैं। प्रतिष्ठित संस्थान सीएसडीएस, लोक नीति और इंडिया टुडे का एक सर्वे भी आया है, जो सरकार तो एनडीए की बता रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली बता रहे हैं कि सरकार एनडीए गठबंधन की आएगी, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार के और नीतीश कुमार से लोगों का स्पष्ट जनाक्रोश भी इस सर्वे में सामने आया है। केवल जस्ट 29% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं और 55% लोग सरकार में बदलाव की बात कर रहे हैं। यही बात मैं कहता आया हूं कि बदलाव भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो सकता है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से उबती नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट राजेश जैन अपनी सर्वे में कह रहे हैं कि 35% नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव को 35% तेजस्वी यादव के पक्ष में हैं और मात्र 31% नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और ये जब सर्वे आई थी तब तक नौकरी बनाम रोजगार शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद तो बिहार में तेजी से समीकरण बदले हैं। तो बहुत संभव है यदि आज ओपिनियन पोल हो तो तेजस्वी यादव नीतीश बाबू को कहीं पीछे और छोड़ दें। टीवी भारतवर्ष की सर्वे नीतीश कुमार को 39% लोगों की पसंद बता रहा है और तेजस्वी यादव को काफी पीछे 21% की पसंद बता रहा है। लेकिन यह सर्वे
29% लोगों के अभी अनडिसाइडेड होने की बात कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, ये सब सर्वे कुछ समय पुराने के हैं। अब जो तेजी से समीकरण बिहार में बदले हैं, नैरेटिव्स बदले हैं, उसमें यदि ये 29% में से एक अच्छा खासा हिस्सा डिसाइडेड हो जाए और तेजस्वी की बात करने लगे तो नीतीश बाबू संकट में आ गए हैं। जातिगत समीकरणों पर टीवी भारतवर्ष की सर्वे स्पष्ट रूप से आरजेडी की परफॉर्मेंस बेहतर होने की बात कर रही है। स्वर्ण जातियों की पहली पसंद अभी भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, लेकिन आरजेडी ने पिछले चुनावों की बनिस्बत 8% स्वर्ण मतदाता अपनी तरफ खींच लिए हैं। यह आरजेडी के लिए बहुत बड़ी बात है। 8% एनडीए से खींचकर आरजेडी के पक्ष में चले गए हैं। ओबीसी अन्य पिछली जातियों की भी 9% वोट आरजेडी की ओर खिसक लिए हैं, तो अनुसूचित जातियों के 24% वोटर जो पिछले चुनावों में एनडीए के साथ थे, इस बार विपक्षी महागठबंधन की ओर बढ़ चुके हैं। एनडीए का हर जाति का वोट बैंक खिसका है, केवल मुसलमानों में उसका वोट बैंक पिछले चुनावों के मुकाबले 5% बढ़ा है। यह एनडीए के लिए शुभ समाचार है और हमारे लिए आश्चर्य का समाचार है। इसका एक बड़ा कारण मुसलमानों में नीतीश के प्रति विश्वास के साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल AIMIM का बढ़ता प्रभाव भी है, जिसके बढ़ते प्रभाव के कारण राष्ट्रीय जनता दल को अपने वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कोरोना काल के बाद क्या हुआ। कोरोना काल के भयावह सच के बाद सबसे ज्यादा नुकसान में है नीतीश कुमार। अप्रवासी बिहारी मजदूर जो राज्य की जीडीपी पर 35% का योगदान मनी ऑर्डर व्यवस्था के चलते करते थे, वे इस बार बेरोजगार हैं। उनका गुस्सा नीतीश पर है, जिन्होंने कोरोना के समय अन्य राज्यों की तरह अपने प्रदेश के राज्य के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी जमकर इस मुद्दे को भी अपनी रैलियों में उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं जो हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग जो अपनी नौकरियां छोड़ के वापस प्रदेश में आए हैं, यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसी भी कीमत में इन लोगों को वापस नहीं जाने देंगे। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा उनकी चुनावी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है और उनकी सरकार आने पर जो वो 10 लाख से ऊपर नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसको देखकर एक बात साफ नजर आ रही है कि भले ही तेजस्वी को नीतीश कुमार अबोध बालक कहें, उनकी राजनीतिक समझ को हिकारत से देखें, उन्हें नौसिखिया कहें, जनता लालू यादव के बेटे को सराहने लगी है। और एक महत्वपूर्ण बात, बुद्धिजीवी वर्ग जो ओपिनियन मेकर वर्ग है, वो तेजस्वी यादव को इस दौरान ही जो तब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, अब गंभीरता से देखने लगा है। नीतीश को एक दूसरे नौजवान ने भी बड़ी सांसद में डाल रखा है। यह है चिराग पासवान, जो अपनी सारी चुनावी रैलियों में केवल और केवल नीतीश विरोध की बात कर रहे हैं। वे दलित वोटरों को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार उनके सबसे बड़े नेता अब दिवंगत रामविलास पासवान जी को नीतीश कुमार अपमानित किया करते थे। वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, जिसमें रामविलास पासवान कैंडिडेट थे एनडीए के, उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन करके आग्रह किया कि वो चुनावी नामांकन करने उनके साथ आएँ, तो नीतीश कुमार ने उनके साथ बहुत बुरे ढंग से बात की थी। इसको मेलोड्रामेटिक अंदाज में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा पासवान जी से एक बैर रखा करते थे, उनको हिकारत की दृष्टि से देखा करते थे। चिराग पासवान जनता को यह भी बताने से नहीं चूक रहे हैं कि नीतीश ने पासवान जी के कोर वोट बैंक यानी कि दलितों में फूट डालने की नीयत से ही महादलित कैटेगरी बनाई ताकि यह वोट बैंक टूट सके। नीतीश कुमार जी इन चुनावों में साफ निश्चय लेकर आए हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनका जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है, जो जेडीयू का मैनिफेस्टो, उसमें 7 निश्चय हैं। वो निश्चय आप देखिए, वो निश्चय ऐसे हैं जो खुद नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो शहरों को साफ रखने की बात, बिजली की बात, मूलभूत सुविधाओं के वो 7 निश्चय हैं। तो 15 बरस से नीतीश जी आप क्या कर रहे थे? जिन 7 चीज़ों का जिक्र नीतीश जी ने किया है, यदि बिहार में वो पिछले 15 बरस के अपने शासनकाल में इन चीज़ों को लागू नहीं कर सके तो अगले 5 वर्षों में आप कैसे कर लेंगे? इस बात को उठा रहे हैं चिराग पासवान। नीतीश बाबू के लिए एक और संकट आन खड़ा हुआ है।
उनकी जो सुशासन बाबू की छवि थी वो भी दरकती नजर आ रही है और इन चुनावों में बिल्कुल काम करती नजर नहीं आ रही है। लालू यादव के कथित जंगल राज, गुंडा राज का खात्मा करने की बात करने वाले नीतीश कुमार जी जो तस्वीर सामने रख रहे हैं वो तस्वीर सरकारी आंकड़ों में ही पूरी तरह उल्टी हो गई है। उदाहरण के लिए विपक्षी दल पहली बार बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। हथियार है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, भारत सरकार के संगठन एनसीआरबी का डाटा, जिससे पता चलता है कि 2009 से 2019 के बीच हत्या के मामलों में 5%, पूरा कार्यकाल नीतीश जी का है ये, 5% का इजाफा हुआ है। हत्या के प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 145% की बढ़ोतरी एनसीआरबी का डाटा बता रहा है। अपहरण के मामले नीतीश राज में बढ़े हैं। एनसीआरबी के डाटा से यह भी पता चलता है कि लालू यादव के 2004 के कार्यकाल से लेकर नीतीश के 15 वर्ष के कार्यकाल में अपहरणों में 214% की वृद्धि है। यानी कि लालू यादव के समय में जो रंगदारी के लिए, वसूली के लिए अपहरण किए जाते थे उनमें और नीतीश जी के कार्यकाल में 214% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये विरोधी दल नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनसीआरबी का डाटा बता रहा है। गत वर्ष 2019 में ही 43 सीरियस अपहरण के केस सामने आए हैं, एनसीआरबी डाटा बता रहा है, जिसमें फिरौती मांगी गई। हालांकि ये बात भी सच है कि नीतीश राज में फिरौती के लिए किए गए अपहरण स्टार्टिंग में कम हुए थे लालू यादव जी से, लेकिन धीरे धीरे हालात बिहार के, लॉ एंड ऑर्डर बिहार का अपनी वापस पुराने ढर्रे में आ गया है। कुल मिलाकर जो मैंने एनालिसिस किया है, इन चुनावों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित या अपने वोट बैंक को थामे नज़र आ रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने स्वर्ण वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, थोड़ा बहुत 6-7% आरजेडी की ओर जरूर गया है, लेकिन उसको वो कंपनसेट कर रही है। 5% मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट बैंक उसकी तरफ आता नज़र आ रहा है। साथ ही वो चिराग पासवान और मुकेश सहनी के जरिए नीतीश जी के कोर वोट बैंक का भी वोटर अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात दोहराता हूँ। नीतीश जी से चूँकि मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत गहरी मित्रता रही है, उसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार की इच्छा, तीव्र इच्छा केवल बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक की नहीं थी, वो लंबे अरसे से देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। 2017 में जो उन्होंने पलटी मारी और राजद और कांग्रेस का साथ छोड़ के यकायक ही, जिसका कारण आज तक कोई नहीं जानता, वो बीजेपी की शरण में चले गए। उन्होंने ये बड़ा मौका खो दिया, देश का नेता बनने का मौका खो दिया। भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन यह तय था कि 2019 के चुनावों में और भविष्य के चुनावों में वो एक विकल्प के तौर पर, साफ तौर पर उभरते। उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर विपक्ष जरूर सामने लाता। नीतीश जी चूक गए, अपनी अवसरवादी राजनीति के कारण कहिए, मित्रों को बदलते रहने की हैबिट के कारण कहिए, या फिर कोई ऐसी मजबूरी रही। शेर भी है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कोई ऐसी मजबूरी रही कि नीतीश जी ने यकायक पलटी मारी और अपनी राजनीतिक यात्रा का अंत उन्होंने खुद ही तैयार कर लिया। सरकार हो सकता है नीतीश जी की बन जाए इस बार भी, लेकिन एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में जो वो उभरे थे राजनीति में, वो चेहरा पूरी तरह डैमेज उन्होंने खुद ही कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर दोबारा मुलाकात होती है एंड ऑफ नीतीश कुमार पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद।